नमस्कार साथियों, हिंदी विद के डी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने विकारी शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तक पढ़ा था। कुछ तकनीकी खराबियों के कारण क्लास नहीं संचालित हो पाई थी, लेकिन आज से फिर क्लास पुनः आपको मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आपने जितनी भी क्लास पीछे देखी होंगी उसका सबका अध्ययन किया होगा। आज उसी विकारी शब्द भेद में एक अंतिम विकारी शब्द है जिसका नाम है क्रिया। तो आज हम अध्ययन करेंगे क्रिया शब्द भेद का, जो अपने आप में क्या है, विकारी शब्द भेद वही होते हैं जिन पर लिंग का, वचन का, काल का, कारक का अर्थात किसी न किसी का कोई ना कोई प्रभाव पड़ता हो। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब के। आज का हमारा प्रकरण है, टॉपिक है जिसका नाम क्या है, क्रिया। देखिए साथी, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, कार्य का करना, कार्य का करना। अर्थात क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। अब यहां धातु से आशय लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, स्टील, सोने से नहीं है, बल्कि धातु का है, संस्कृत का एक मूल शब्द है। अर्थात क्रिया का तत्सम रूप है, क्रिया का मूल रूप है पठ, गम, गच्छ, कृत। तो धातु क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब देखिए, क्रिया के मूल रूप में धातु में ना प्रत्यय लगाने से, ना प्रत्यय लगाने से, आप जानते हैं प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया अर्थ दें, अर्थात उसके रंग रूप में परिवर्तन करके नया शाब्दिक अर्थ प्रकट करें, उसे कहते हैं प्रत्यय। तो क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया। लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, मारना, पीटना, चलना, फिरना, ये सब क्या है, क्रिया है। देखिए, यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के केवल कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। अब वे दो कौन कौन है? एक है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और दूसरा कौन है, अकर्मक क्रिया। तो चलिए पहले इनका अध्ययन करते हैं। सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है? देखिए, स का अर्थ क्या है, साथ। स एक उपसर्ग रूप में लगा है जिसका अर्थ क्या है, साथ, और कर्म मतलब कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट। पहले सकर्मक को देखिए। वह क्रिया, तीन बिंदु में बताऊंगा और तीनों में यह क्रिया क्लियर हो जाएगी। पहला बिंदु है कि वह क्रिया जिसका अपना एक निश्चित कर्म होता हो, अर्थात वह क्रिया जिसका कार्य कर्म पर जाकर के समाप्त होता हो। दूसरा बिंदु, वह क्रिया जिसका कर्म वाच्य बनाया जा सके, अर्थात पैसिव वॉइस बनाया जा सके। अर्थात वह क्रिया जिसका कार्य कर्म पर जाकर के समाप्त हो। दूसरा, वह क्रिया जिसका कर्म वाच्य बनाया जा सके। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि वह क्रिया जिसमें दिए गए वाक्य में कर्ता को छोड़कर क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर या तो उत्तर में कुछ प्राप्त हो या प्राप्त होने की संभावना हो, यह हमारा कहलाता है सकर्मक क्रिया। कैसे? यहां लिखा है, मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है। कौन लिखता है? मोहन। तो ये तो हुआ कर्ता। अब क्या लिखता है? पत्र लिखता है। लिखना क्या है? क्रिया है। तो यहां से आज से हुआ कि मोहन जो पत्र लिखता है, इस थोड़ी देर के लिए इस मोहन को हमने छोड़ना है। दिए गए वाक्य में कर्ता को छोड़कर क्रिया से क्या का प्रश्न करना है, क्या लिखता है, क्या पढ़ता है, क्या खाता है, क्या देखता है। यदि प्रश्न करने पर उत्तर में क्या का प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कुछ मिलता है जवाब में, या मिलने की कोई संभावना बनी रहती है, तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अर्थात वह क्रिया जिसका कर्म वाच्य बन सके और दिए गए वाक्य में कर्ता को छोड़कर क्या का प्रश्न करने पर उत्तर में कुछ मिले या मिलने का संभावना हो, वो क्रिया कहलाती है हमारे सकर्मक। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वह पढ़ता है, दिए गए वाक्य में क्रिया का भेद है, तब भी सकर्मक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे उत्तर में नहीं मिल रहा है लेकिन पढ़ने की संभावना है। गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, कुछ ना कुछ यहां पे पढ़ता होगा। अगर करते हैं अकर्मक क्रिया की, तो अ उपसर्ग रूप में लगा जिसका आशय क्या है, नहीं। अर्थात वह क्रिया जिसका कोई निश्चित कर्म ना हो, वह क्रिया जिसका एक निश्चित कर्म न हो। दूसरी बात,
वह क्रिया जिसका कर्मवाच्य ना बनाया जा सके, वह क्रिया जिसका कर्मवाच्य अर्थात पैसिव वॉइस ना बनाया जा सके। और तीसरा सबसे बेहतरीन बिंदु क्या है कि वह क्रिया जिसमें क्या का प्रश्न करने पर अर्थात दिए गए वाक्य में कर्ता को छोड़कर क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर उत्तर में कुछ ना मिले और ना ही मिलने की संभावना हो तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। पुनः एक बार फिर ध्यान देंगे, वह क्रिया जिसका एक निश्चित कर्म हो, वह क्रिया जिसका कर्मवाच्य बनाया जा सके, दिए गए वाक्य में कर्ता को छोड़कर क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कुछ प्राप्त हो या प्राप्त होने की संभावना हो, वह क्रिया कौन होगी? सकर्मक क्रिया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन करता है, इसको छोड़ दीजिए, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्रिया कैसी हुई? सकर्मक क्रिया। अकर्मक को देखिए, वह क्रिया जिसका एक निश्चित कर्म ना हो अर्थात जिसका कार्य क्रिया पर ही समाप्त हो जाए, जिस क्रिया का कर्मवाच्य ना बनाया जा सके और दिए गए वाक्य में कर्ता को छोड़कर क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कुछ ना मिले और ना ही मिलने की कोई संभावना हो, ऐसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते भौंकते हैं, अब यहां कर्ता तो हमें मिला, कौन भौंकते हैं? कुत्ते। दिए गए वाक्य में कर्ता को छोड़कर यदि प्रश्न करें क्या भौंकते हैं, तो ना तो उत्तर में कुछ मिला और ना ही मिलने की संभावना। वह हंसता है, इसमें वह को हटा दीजिए, क्या हंसता है? ना उत्तर में ही कुछ मिला और ना ही मिलने की संभावना और ना ही इनका कर्मवाच्य बनाया जा सकता, तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। यहां एक बिंदु याद करेंगे कि सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की आवाज, जीव जंतु पशु पक्षियों की आवाज जो होती है वो सब अकर्मक क्रिया होती है। जीव जंतु पशु पक्षियों की आवाज सब क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। और जब अकर्मक क्रिया है तो उसका ना कर्मवाच्य बनेगा और ना उसका कोई निश्चित कर्म होगा। रैंकना, चिंघाड़ना, चिल्लाना, म्याऊ म्याऊ करना, टैटर करना, घुर्राना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए कोयल कूकती है तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। कोयल बाग में कूकती है तब भी अकर्मक क्रिया, क्योंकि उसका प्रभाव स्वयं पर ही पड़ रहा है। पक्षी चेंचे करते हैं, अकर्मक क्रिया। गाय रंभाती है, अकर्मक क्रिया। बंदर घुर्राते हैं, अकर्मक क्रिया। शेर दहाड़ता है, अकर्मक क्रिया। हाथी चिंघाड़ता है, अकर्मक क्रिया। बस एक ही बिंदु याद रखना है कि सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की आवाज जो होती है वो क्या है? अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया का कभी भी कर्मवाच्य नहीं बनाया जाता। आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। अब ये द्विकर्मक क्रिया क्या? द्वि माने दो, अर्थात वह क्रिया जिसके दो कर्म हो, अर्थात वह क्रिया जिसके दो ऑब्जेक्ट हो। मेरी मां मुझे हिंदी पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? हिंदी पढ़ाती है। किसे पढ़ाती है? मुझे पढ़ाती है। मालिक ने नौकर को 10 रुपए दिए, क्या दिए? 10 रुपए। किसको? नौकर को। ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इस द्विकर्मक क्रिया में एक होता है प्रत्यक्ष कर्म और एक होता है अप्रत्यक्ष कर्म, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पता करें? जो सजीवों के नाम हैं, जो सजीवों के नाम हैं और जो निर्जीवों के नाम हैं, इनको उल्टा कर दीजिए। जो सजीवों के नाम हैं वो है प्रत्यक्ष कर्म और जो निर्जीवों के नाम है वो क्या होगा? प्रत्यक्ष कर्म। उदाहरण के लिए मेरी मां मुझे हिंदी पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? हिंदी। किसे? मुझे। तो ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष कर्म हुआ और ये क्या हुआ? अप्रत्यक्ष कर्म हुआ। तो द्विकर्मक क्रिया का मतलब है कि वह क्रिया जिसके दो ऑब्जेक्ट हो, दो कर्म हो और इसमें सजीवों के नाम क्या होंगे? सभी अप्रत्यक्ष कर्म होंगे और निर्जीवों के नाम क्या होंगे? प्रत्यक्ष कर्म होंगे। उदाहरण के लिए एक और देखें, मालिक ने नौकर को एक साइकिल दी, क्या दी? साइकिल। किसको दी? नौकर को। तो नौकर क्या हुआ इसमें? अप्रत्यक्ष कर्म। साइकिल क्या हुई? प्रत्यक्ष कर्म। ऐसी क्रिया कहलाती है द्विकर्मक क्रिया। अगला देखते हैं। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है।
पूर्वकालिक का मतलब क्या है? देखिए यहां पे अगर मैंने आपको कई बार बताया है कि दिए गए शब्द का मीनिंग जानिए, उस शब्द में ही सारा सार छिपा होता है। पूर्व का मतलब पहले और काल का मतलब समय। काल का मतलब समय, कोई काम किस समय में होता है इसका जो बोध करा वही तो काल होता है। अब पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है कि वह क्रिया जिसमें एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो और उसके बाद कोई दूसरा कार्य प्रारंभ होता हो। एक कार्य समाप्त होने के बाद कोई दूसरा कार्य प्रारंभ हो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसमें क्रिया शब्दों के अंत में कर, करके या के बाद शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान रहेगी। खाना खाकर मैं सो गया, तो एक कार्य तो मेरा खाना खाने का समाप्त हो गया ना, उसके बाद सोने का प्रारंभ हुआ। स्नान करके मैं मंदिर गया, हिंदी पढ़ने के बाद मैं अपने घर को लौटा। तो कहने का आशय कि वह क्रिया जिसमें एक कार्य समाप्त होने के बाद कोई दूसरा कार्य प्रारंभ होता हो वह क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। यहां आने के बाद मैंने खाना खाया, तो आने के बाद, आने का कार्य पूरा हो गया ना, चोर सिपाही को देखकर चोर भाग गया, तो एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, ऐसी क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, यह क्रिया क्या है? वह क्रिया जिसमें कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी और से कराने के लिए प्रेरित करता है, वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कल मैंने अपना मोबाइल ठीक कराया, तो मोबाइल में कमी भी आ गई थी, तो उसको मैंने मोबाइल को अपना मोबाइल ठीक कराया, तो स्वयं ने किया है, मैंने किसी और से मोबाइल को ठीक कराया। हमने अपना घर पुतवाया, तो हमने पोता नहीं है बल्कि पुतवाया। मेरी माँ ने मेरे भाई को पिटवाया, तो जब कार्य हम स्वयं न करके किसी और से कराते हैं या कराने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसी क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात कॉजेटिव वर्ब। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब है कि जो क्रिया दिया हुआ है उसमें वाना लगा दीजिए या आना लगा दीजिए, और जो दिया है उसमें वाया लगा दीजिए। अभी देखेंगे आप, जैसे क्रिया है पढ़ना, मैंने लगा दिया पढ़वाना, पढ़वाया। कहने का आशय कि दी गई क्रिया में यदि वाना या आना लगाते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है, और यदि उसी क्रिया दी गई क्रिया में वाया शब्द लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को ही प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया भी कहा जाता है। लिखना, लिखवाना, लिखवाया। खरीदना, खरीदवाना, खरीदवाया। हंसना, हंसवाना, हंसवाया। दौड़ना, दौड़वाना, दौड़वाया। इस तरह सजाना, सजवाना, सजवाया। तो दी गई क्रिया में वाना या आना लगाएं तो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा, और वाया लगा दें तो क्या बनेगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगा। किसी भी एक शब्द को देकर के पूछ सकता है कि इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, तो प्रथम प्रेरणार्थक वाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वाया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या है? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सहायक वही होता है जो किसी की सहायता करे। अब देखिए, इसको समझने के लिए, अपने कंटेंट को मजबूत करने के लिए, अपने टॉपिक को अच्छा बनाने के लिए इंग्लिश का सहारा लेते हैं थोड़ा सा। अगर लिखा है कि ही कैन रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ सकता है, अंग्रेजी पढ़ सकता है। रीड इज अ मैन वर्ब और कैन इज अ हेल्पिंग वर्ब। कैन वर्ड, जो कैन वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब कहें, मॉडल वर्ब्स कहें, तो ये किसकी मदद कर रहा है? रीड की कर रहा है। अर्थात वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करे। मैं हिंदी पढ़ा सकता हूं, तो पढ़ना क्या है इसमें? पढ़ाना क्या है इसमें? मुख्य क्रिया। और सकता हूं क्या हुआ? इसका सहायक क्रिया हुआ। अर्थात वे शब्द जो मुख्य क्रिया की सहायता करें उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या है? मुख्य क्रिया है, और ये रहा है शब्द क्या है? आपका सहायक क्रिया है। क्या है ये? सहायक क्रिया। अगला देखते हैं, अगला है यौगिक क्रिया। अब यौगिक क्रिया क्या है जी? वह क्रिया जो कोई भी दो मुख्य क्रिया मिलकर आपस में प्रयोग की जाती हो। लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, आना जाना, खाना पीना, मारना पीटना, रोना धोना, ये सब क्या होती हैं? यौगिक क्रिया। इन दोनों के बीच जैसे लिखा जाए लिखना, पढ़ना,
अब लिखना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, दोनों को एक साथ मिला के प्रयोग किया जाए कि लिखना पढ़ना जारी रखो, हंसना बोलना जिंदगी की एक क्या है, पहचान है, आना जाना जीवन में लगा रहता है, रोना धोना बंद करो। तो ये क्रिया क्या है, यौगिक क्रिया। उनके बीच में जो चिन्ह लगा है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, जिसको हम अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। ये भी पूछ लिया गया है, क्योंकि यूपी टेट में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आकाश पाताल के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, तो वो होता है योजक चिन्ह। तो यौगिक क्रिया है, कोई भी दो मुख्य क्रिया आपस में मिलाकर जब प्रयोग की जाए उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया। तो यहां अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब ये भैया नाम धातु क्रिया क्या होती है, जब कोई क्रिया संज्ञा के सहयोग से बनाई जाए, अर्थात कोई क्रिया, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम, अर्थात वह क्रिया जो संज्ञा के मेल से बनाई जाए उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शब्द है हाथ, तो हाथ क्या है, शब्द है एक संज्ञा, और हाथ से बन गया हथियाना। बात, बात से बन गया बतियाना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, नाम धातु क्रिया। वह क्रिया जो नाम के सहयोग से बनाई जाए उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। हाथ से हत्याना, बात से बतियाना, लठ से लठियाना, इस तरह से क्रिया कहलाती है ये नाम धातु क्रिया। तो साथियों, आज के इस प्रकरण में, आज के इस टॉपिक में हमने क्रिया को जाना। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर धातु शब्द में ना प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है, अर्थात ऐसे शब्द जिसके अंत में ना आए और उससे कोई कार्य होता हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, मारना, पीटना, चलना, फिरना, ये सब क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। ना आने के बाद लेकिन उससे कोई काम होता हो, वह क्रिया क्या कहलाती है, वह शब्द क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अगला हमने देखा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक क्या होता है, अकर्मक। अगला हमने पूर्वकालिक को देखा, फिर प्रेरणार्थक, फिर यौगिक, फिर द्विकर्मक, फिर जो आपका सहायक क्रिया, और फिर आपका नाम धातु क्रिया। तो इस प्रकार से आज ये विकारी शब्द भेद का चौथा शब्द भेद क्लियर होता है। आशा इस प्रकार से ये विकारी शब्द भेद 4 थे, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जैसे शब्द भेदों को क्लियर किया है। आशा करता हूं कि आपने सभी ने इनको ध्यानपूर्वक देखा होगा, अध्ययन किया होगा, नोट्स तैयार किया होगा। अगर फिर भी कहीं आपको किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं और अपने कीमती बहुमूल्य सुझाव मुझे अवश्य देते रहें। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।